बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी सकुशल होंगे, खुश होंगे और अपना काम रोज़ पूरा कर रहे होंगे। आपकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं आते हैं सिवाय इसके कि मैडम क्या ये हमको वर्कशीट किस में लिखनी है। वैसे मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई हुई है कि बेटा सभी वर्कशीट को होमवर्क तरफ लिखना है कॉपी के। यदि मैंने पाठमाला की वर्कशीट करवाई है तो आपकी होमवर्क कॉपी होती है, आप उसमें करेंगे। और यदि मैंने आपको ग्रामर की वर्कशीट करवाई है तो ग्रामर का जो होमवर्क साइड होता है उसमें करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको समय समय पर ये सारी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर से आपको कहूँगी कि आप अपना कार्य समय से पूरा करें और ज़रूर पढ़ें। इसके बाद आज हम करेंगे अपनी पाठमाला की वर्कशीट 3 और वर्कशीट 4, ठीक है। तो पाठमाला में वर्कशीट 3 और वर्कशीट 4 के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास में यदि वर्कशीट वैसे तो मैंने प्रिंट करवाई थी और आपके पास होगी ऐप में, लेकिन यदि नहीं मिलती है तो वीडियो पॉज कर करके आप लोग लिखते जाइएगा ताकि आपकी चीज़ें पूरी हो जाए और आपके पास में प्रश्न उत्तर रहे, ठीक है बेटा। तो हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 जिसमें पाठ 3 में आपने पढ़ा था सबसे खुश कौन। तो आपको कहानी याद आ गई होगी कि उस कहानी में कौन कौन था, कौन कौन से कैरेक्टर थे, या यूँ कह सकते हैं कि कौन कौन से उसमें कलाकार थे, कौन कौन से पक्षी थे उसमें जो आपस में क्या बातें करते हैं और किस तरीके से कौन से पक्षी ने क्या बात कही। तो उसके आधार पर हम ये वर्कशीट अपनी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, किसने कहा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहला है क, तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। यह बात किसने कही होगी। हंस ने कि मोर ने, किसने कही थी, याद है आपको। हंस ने कही थी, ठीक है, क्योंकि हंस सफ़ेद रंग का होता है। तो हंस को तोते का रंग और उसकी लाल चोंच बहुत पसंद आती है और सबसे ज़्यादा उसको क्या पसंद आता है, उसकी मनुष्य की बोली की नकल करना। तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या है, हंस। अब 2 या ख, मोर भाई तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। ये बात किसने कही होगी, तोते ने या कौवे ने। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, कौवे ने कही। क्योंकि कौन ढूंढ रहा था सबसे खुश पक्षी, कौवा ढूंढ रहा था। तो कौवा सबसे पहले किसके पास गया था, हंस के पास गया था। तब हंस ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि तोता सबसे ज़्यादा खुश पक्षी है। और फिर जब तोते के पास गया जब कौवा, तब तोते ने क्या कहा कौवे से कि मोर सबसे ज़्यादा खुश पक्षी है। तब फिर कौवा मोर के पास जाकर मोर से क्या कहता है, मोर भाई तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। अच्छा, अब हम प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए, ठीक है। तो जो वाक्य सही है यानी पाठ पर आधारित कहानी को जो वाक्य सही साबित करते हैं वह सही वाक्य हैं, और दूसरा गलत वाक्य है क्योंकि वो चीज़ सही नहीं है। एक बार कौवा पानी पीने के लिए तालाब के किनारे आया। तो ये बात कहानी में है, इसलिए ये बात क्या है बेटा, सही है। तोता पिंजरे में बंद था। तोता था पिंजरे में बंद? नहीं, तोता नहीं था पिंजरे में बंद। तोते की जगह कौन था पिंजरे में बंद, मोर था पिंजरे में बंद। क्योंकि मोर के पंखों को और
मोर को नाचते हुए देखने के लिए लोगों ने उसे पिंजरे में बंद रखा था। मोर चिड़ियाघर में खुश नहीं था। बिल्कुल सही, मोर चिड़ियाघर में खुश नहीं था। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2 सही और 1 गलत जवाब है इसमें। अब हम आते हैं तीसरे पर। तीसरे में दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला करके अलग लिखिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ जगह पर गोला लगा हुआ है, अर्थात संज्ञा शब्दों पर पहले से गोला कर दिया गया है। इन गोला किए हुए शब्दों को ही आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर अलग लाइन दी गई है, उस लाइन में आपको इन सब को लिखना है। तो पहले वाक्य में क्या है, कौवा इधर उधर घूम रहा था। तो इसमें क्या है, संज्ञा शब्द कौवा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कौवा। अब तुम सबसे खुश पक्षी हो। तो इस वाक्य में कौन सा वाला शब्द संज्ञा है, यह लाल घेरे वाला शब्द संज्ञा है। तो इस लाल घेरे में कौन सा शब्द आया है, पक्षी। तो यहाँ हम लिखेंगे पक्षी। इसके बाद तीसरे पर हम देखते हैं, तोता लाल घेरे में लिखा हुआ है और आगे का वाक्य है, उसकी तरह बनना चाहता था। तोता उसकी तरह बनना चाहता था, अर्थात इसमें कौन सा आएगा बेटा, तोता। अब आखिरी वाला हम देखते हैं, वह चिड़ियाघर में गया। तो इसमें हम देख रहे हैं, वह चिड़ियाघर में गया में चिड़ियाघर क्या है, संज्ञा शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, चिड़ियाघर। अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर। इस प्रश्न 4 में ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को देखकर और पढ़कर हमें ये पहचानना है कि ये जो शब्द हैं यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है इसका मिट्ठू। मिट्ठू जो होता है बेटा, ये किसी व्यक्ति का नाम भी होता है और तोते को भी मिट्ठू कहा जाता है। तो इस तरीके से यदि हम देखें, यदि हम नाम के हिसाब से देखें तो यह कौन सा वाला होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब आज़ादी। आज़ादी जो है वह एक भाव है। आज़ादी एक भाव है, आज़ाद रहना यानी कि स्वतंत्र रहना। तो यह भाव होने के कारण कौन से संज्ञा में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो इस कारण फिर से भाववाचक संज्ञा। हंस, हंस क्या है, एक पक्षी का नाम है। तो पक्षी जो होते हैं उसमें हंस में एक ही खास हंस के बारे में नहीं बोला जा रहा है, पूरी हंस की जाति के बारे में बोला जा रहा है, सारे हंस के बारे में बात की जा रही है इसमें। अर्थात यहाँ पर हंस क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हमने देखा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में भी आप देख रहे हैं, जैसे हम चिड़ियाघर बोलते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी एक साथ रहते हैं वहाँ पर। तो इस कारण यह भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं। तो आपने इन शब्दों के आधार पर जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में उनका नाम, उन शब्दों को लिया जाता है जो किसी का नाम होते हैं। जातिवाचक संज्ञा में एक पूरे जाति की, एक पूरे ग्रुप की, एक पूरे समूह की बात की जाती है। और भाववाचक संज्ञा में भावना, जिसको हम महसूस करते हैं मगर हम उसको छू नहीं सकते, उस तरीके की भाव को रखा जाता है। तो इस तरीके से आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा से परिचित हो गए। इसके बाद प्रश्न 5 पर हम आते हैं। इसमें दिया हुआ है, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को इस वर्ण से मिलाकर यहाँ पर नए शब्द बनाने हैं हमको। ठीक है, अब इस एक वर्ण से इन चारों शब्दों के सामने हम लगाएंगे। तो इस तरीके से यदि हम शब्दों के सामने लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इन शब्दों को क्या कहा जाता है, उपसर्ग। क्या कहा जाता है, उपसर्ग। यानी जो शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है,
उपसर्ग। तो आइए उपसर्ग लगाकर हम नया शब्द बनाते हैं। तो पहला है आकार। पहला शब्द क्या बनेगा? आकार। आकार। आकार का मतलब क्या होता है? किसी भी, जैसे मान लीजिए इस डब्बे का आकार क्या है? चौकोर। चौकोर है यह, ठीक है। यह कैसा आकार है? यह गोल आकार है, ठीक है। इसका आकार कैसा है? गोल है। इसका आकार कैसा है? चौकोन है। तो इस तरीके से आकार यानी हमने क्या जाना, उसका शेप कैसा होता है। आश्रम। आश्रम। तो आश्रम हम किसे कहते थे बेटा? जहाँ पर गुरुओं का निवास होता था पुराने समय में, जहाँ पर गुरु रहते थे और शिष्य उनके पास में आश्रमों में विद्या अध्ययन के लिए जाया करते थे। आनंद। आनंद क्या होता है? एक भाव होता है। आनंद यानी खुशी जो हम महसूस करते हैं। आनंद। आनंद एक नाम भी होता है और आनंद एक भाव भी होता है। अब आसमान। आसमान किसे कहते हैं बेटा? आसमान किसे कहते हैं? ऊपर जो नीला सा बड़ा सा हमें दिन के समय उजाले में जो दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? आसमान कहलाता है। आकाश। इस तरीके से यह 4 शब्द बने। कौन कौन सा? आकार, आश्रम, आनंद और आसमान। अब हम करेंगे प्रश्न 6, जिसके अंतर्गत है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब पहला प्रश्न है, कौवा किस किसके पास गया? तो इस सही विकल्प में मैंने आपको बताया था कि कौवा सबसे पहले किसके पास गया? कौवा ने सबसे पहले किसको देखा? कौवा ने सबसे पहले हंस को देखा। हंस ने किसके बारे में बात की? हंस ने तोते को कहा। तोते के बारे में कहा कि तोता सबसे अच्छा या सबसे खुश पक्षी है। क्यों? क्योंकि उसकी सुंदर चोंच है और उसका सुंदर रंग है। तोते का हरा रंग और उसकी सुंदर चोंच, लाल रंग की चोंच, जो उसके रंग को और खूबसूरत बनाती है। और साथ ही साथ तोते की ये नकल करने की, यानी मनुष्य की आवाज़ की नकल करने की आदत जो है वो उसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो इतने सारे गुणों के कारण हंस के हिसाब से कौन सबसे खुश होना चाहिए? तोता सबसे खुश होना चाहिए। इस कारण कौवा फिर किसके पास गया? तोते के पास गया। अब तोते के पास गया तो तोते को कौन सबसे खुश लगता था? तोते ने कहा कि मुझे तो सबसे खुश मोर लगता है। अब मोर क्यों खुश लगता था तोते को? क्योंकि मोर के पास सुंदर पंख थे और जब वह बारिश में नाचता था तो उसका नृत्य देखते ही बनता था। हर कोई उसके नृत्य को मंत्रमुग्ध होकर देखता था। तो इस कारण, और उसके पंखों के जो रंग थे इतने सुंदर थे, और साथ ही उसके सिर पर बनी हुई वह कलगी जो उसको एक राजा जैसा बनाती थी। तो इस कारण से तोते को कौन सबसे सुंदरता के कारण खुश लगता है? तोते को सबसे ज़्यादा सुंदरता के कारण खुश लगता है मोर। अब कौवा गया मोर के पास। तो इस तरीके से आपने देखा कि कौवा सबसे पहले हंस के पास गया, फिर तोते के पास गया, फिर मोर के पास गया। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर में आप यही लिखेंगे कि तोता पहले हंस, फिर कौवा जो है पहले हंस के पास, फिर तोते के पास और फिर मोर के पास गया। ठीक, तो प्रश्न 2 क्या है? मोर क्या चाहता था? तो मोर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मोर कहाँ था? चिड़ियाघर में था। और चिड़ियाघर में कैसे था? वो बंद था। तो इसीलिए मोर को क्या अभिलाषा थी कहना चाहिए, या मोर को क्या पसंद था? तो मोर को आज़ादी पसंद थी, क्योंकि वह बंद था तो वह आज़ाद रहना चाहता था। तो जो आज़ाद होता है वह मोर के हिसाब से सबसे ज़्यादा खुश होता है। अब सबसे खुश पाठ से आपने क्या सीखा? अब वैसे तो ये प्रश्न का उत्तर आपको ही देना चाहिए कि आपने इस पाठ से क्या सीखा।
तो इस प्रश्न का उत्तर वैसे होगा कि आज़ादी ही हमारी खुशी का कारण है। आज़ादी हमारी खुशी का कारण है, क्योंकि आपने देखा कि जो आज़ाद था वही, भले ही वह कुरूप हो, उसके पास कोई गुण ना हो, लेकिन वह अपनी मर्जी से सारे काम कर सकता था। लेकिन आपके पास बहुत सारे गुण हैं, मगर आप बंदी हैं या आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो आप बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे। तो खुश रहने के लिए हमें क्या होना चाहिए? आज़ाद होना चाहिए। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि आज़ादी ही खुश रहने का कारण है और सभी को आज़ादी पसंद होती है। इस पाठ में सबसे ज़्यादा खुश और सुंदर पक्षी कौन था? इस पाठ के आधार पर आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा खुश और सुंदर पक्षी कौन था? कौवा था। क्यों? क्योंकि कौवे का रंग कैसा होता है? काला होता है। उसकी आवाज़ कैसी होती है? कर्कश होती है। कर्कश यानी जो कानों को चुभती है, अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, इस कारण कौवे को किसी से कोई खतरा नहीं होता, वह उसको कोई पकड़ता नहीं। ठीक है, उसकी यही बदसूरती उसकी खूबी है और इसी कारण वही सबसे ज़्यादा खुश पक्षी था, क्योंकि वह हमेशा आज़ाद रह सकता था। हंस को भी उसकी सुंदरता के कारण, उसकी उज्ज्वलता के कारण, यानी वो एकदम सफ़ेद बिना दाग वाला पक्षी होता है, तो कई लोगों को इस कारण, वो अपनी सफ़ेदी के कारण बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है हंस। और वैसे ही जो तोता होता है वो तो आप जानते ही हैं, अपने रंग, अपनी चोंच और मनुष्य के नकल करने के कारण आकर्षित करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबसे ज़्यादा खुश पक्षी पाठ के आधार पर कौवा ही था, क्योंकि उसकी बदसूरती ही उसकी खूबी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा वर्कशीट 3 पूरी हो गई है। आइए अब हम वर्कशीट 4 करते हैं। वर्कशीट 4 प्रश्न 1 है। इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। यानी ये जो प्रश्न किए गए हैं और उनके जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही है उसमें हमको क्या करना है? सही का निशान लगाना है, यानी राइट लगाना है। तो पहला है, क्या दिया हुआ है प्रश्न? प्रताप ने कितने वर्ष तक आश्रम की सेवा करने का चुनाव किया था? तो कितने वर्ष तक किया था? 1 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? कितने वर्ष किया था? 1 वर्ष किया था। इसी कारण गुरुजी ने क्या कहा था? यदि तुम 1 वर्ष तक मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें वह जादुई घड़ा दूंगा। इसलिए प्रताप ने कितने वर्ष तक उसकी सेवा की थी? 1 वर्ष तक। दूसरा, साधु ने प्रताप को क्या दिया? अभी मैंने आपको बताया कि साधु ने प्रताप को क्या दिया? धन दिया क्या? नहीं। वरदान दिया क्या? नहीं। जादुई घड़ा दिया? हाँ। तो क्या दिया साधु ने प्रताप को? जादुई घड़ा दिया। अब प्रश्न 2 है, उचित सर्वनाम से खाली स्थान भरिए। तो बेटा सर्वनाम क्या होते हैं? आप पढ़ चुके हैं, पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं आप, कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो इन सारे खाली स्थानों को हमको किससे भरना है? सर्वनाम से भरना है। मैं डैश वह जादुई घड़ा बनाने की विद्या सिखा दूंगा। तो मैं तुम्हें, क्या आएगा यहाँ पर? तुम्हें, मैं तुम्हें वह जादुई घड़ा बनाने की विद्या सिखा दूंगा। साधु ने डैश कहे वचन का पालन किया। साधु ने अपने कहे वचन का पालन किया। तो यहाँ पर क्या आएगा? अपने कहे वचन का पालन किया। तीसरा, डैश आराम का जीवन जीने लगा। कौन आराम का जीवन जीने लगा? वह, क्योंकि हमको इससे किसे भरना है?
हमको इसको किससे भरना है, सर्वनाम से भरना है। यदि यहाँ पर सर्वनाम नहीं आता तो हम क्या कर सकते थे, प्रताप का नाम लिख सकते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, वह आराम का जीवन जीने लगा। अब डैश हाथ से घड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया, तो क्या आएगा, उसके हाथ से, उसके हाथ से घड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। इस तरीके से इन चारों खाली जगहों पर कौन कौन से सर्वनाम आए हैं, तुम्हें, अपने, वह, उसके। ठीक है, ये सारे सर्वनाम आए। अब हम देखते हैं प्रश्न 3 में। दिए गए द्वित्व व्यंजनों के प्रयोग से दो दो नए शब्द बनाइए। द्वित्व व्यंजनों के बारे में मैंने आपको बताया था, जब वही व्यंजन आधा और फिर पूरा आता है तब ऐसे व्यंजनों को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हमें जो शब्द बनाने हैं, ये शब्द हम कैसे, कौन कौन से शब्द का हम बनाएंगे, या आप जानते हैं ये सारे शब्द, जैसे कच्चा, आधा च पूरा च, आधा च पूरा च, आ गया। अब और इसके अलावा क्या होता है बताइए आप लोग, और क्या हो सकता है? सच्चा, एकदम सही, सच्चा, कच्चा और सच्चा। अब ये आधा न और पूरा न, इससे शब्द कौन कौन से बनेंगे? तो देखिए, इससे एक शब्द बनता है अन्न, अन्न यानी अनाज, और एक बनता है भिन्न, भिन्न यानी अलग। ठीक है, कच्चा यानी जो पका हुआ नहीं होता है वह कच्चा कहलाता है, और सच्चा यानी कि जो सही बात करता है, सही का साथ देता है, वह सच्चा कहलाता है। अब आधा त और पूरा त, इनसे कौन से शब्द बनते हैं बताइए ज़रा, इनसे कौन से शब्द बनते हैं? तो आधा त और पूरे त से कौन कौन से शब्द बनते हैं? एक बनता है छत्ता, छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा जिसमें से शहद निकलता है। ठीक है, तो एक हो गया छत्ता और एक हो गया पेड़ का पत्ता। ठीक है, तो इस तरीके से आधा त पूरा त, आधा त पूरा त। तो छत्ता आप समझ गए, मधुमक्खी का छत्ता, और पत्ता भी आप समझ गए, पेड़ से का जो पत्ता होता है वह पत्ता। ठीक, अब आधा क और पूरा क, इससे क्या आएगा? मक्का, मक्का आएगा। मक्का किसको बोलते हैं बेटा? भुट्टे को बोलते हैं। जो अभी आप देख रहे होंगे कि अभी बारिश के मौसम में सभी जगह पर भुट्टे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और भुट्टे भूंज कर खाने में बहुत मज़ा आता है। उसमें साथ ही क्या लगा कर खाते हैं हम? नींबू और नमक, जिससे उसका टेस्ट दुगना हो जाता है, यम्मी हो जाता है ना। तो एक आया मक्का और एक हम लिख सकते हैं चक्का। चक्का, गाड़ी का चक्का, गाड़ी में चढ़ के हम मक्का लेने जाते हैं, ठीक, यानी भुट्टा लेने जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये द्वित्व व्यंजनों से शब्द बनाए, नए नए शब्द बनाए। ठीक है, इसी तरीके से और भी द्वित्व व्यंजन आप ढूंढिए और आप भी कोशिश कीजिए नए नए शब्द बनाने की। इससे आपका अपना शब्द ज्ञान भी बढ़ेगा, अपना शब्दकोश बनेगा, और साथ ही उसके वाक्य प्रयोग भी करते जाइए, तो आपको और ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न 4 पर, जिसका है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पहला प्रश्न है, साधु ने जादुई घड़े के बारे में क्या बताया? तो बेटा साधु ने क्या बताया उसे? साधु ने कहा कि मैं तुम्हें 1 साल सेवा करने पर जादुई घड़ा दूंगा, और 5 साल सेवा करने पर जादुई घड़ा बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, क्या कहा साधु ने? 1 साल सेवा करने पर जादुई घड़ा दूंगा और 5 साल सेवा करने पर जादुई घड़ा बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप यही लिखेंगे। दूसरा, धनवान बन जाने के बाद प्रताप में क्या बदलाव आया? तो जब प्रताप धनवान बन गया तो वह अपने
पुराने दिनों को भूल गया और वह रोज़ क्या करने लगा, रोज़ अपने घर में पार्टियां करने लगा, रोज़ अपने घर में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा, अपने दोस्तों के साथ खाने पीने में मौज उड़ाने लगा और अपने धन को बर्बाद करने लगा। तो उसके स्वभाव में ये बदलाव आया कि वह अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाह हो गया। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न 3 है, जादुई घड़ा कैसे फूट गया। प्रश्न 3, तो जादुई घड़ा प्रताप के जश्न मनाते हुए नाचने से फूट गया, हाथ से छूटकर फूट गया। क्योंकि प्रताप क्या कर रहा था, जब से उसके पास में जादुई घड़ा आया था और उसके कारण जब पैसे आ गए थे उसके पास, तो वह रोज़ ही जश्न मनाता था। अब जब वो जश्न मनाते मनाते इतना गुम हो गया नशे में, इतना चूर हो गया अपने नशे में कि वह नाचने लगा घड़े को लेकर, और वही घड़ा उसके हाथ से फिसलकर टूट गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जादुई घड़ा कैसे फूट गया। तो प्रताप के जश्न मनाते हुए घड़े को उठाकर नाचने से घड़ा उसके हाथ से छूट गया और ऐसे जादुई घड़ा फूट गया। किसी समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या रखना ज़रूरी है, यह इस कहानी का मूल्यपरक प्रश्न है। मूल्यपरक कैसे बेटा, इस कहानी से आपको जो शिक्षा मिलती है और उस शिक्षा को आप कितना अपने जीवन में उतारते हैं या कितना उसके बारे में सोचते हैं और उसे अपनाते हैं अपने लिए एक सीख के प्रकार से, तो उस बात को बताने के लिए, समझाने के लिए ये प्रश्न आपसे किया गया है। तो इसमें आपने देखा कि जब प्रताप गरीब था, उसने अपने गरीबी को मिटाने के लिए गुरुजी की सेवा की 1 साल, ताकि उसको जादुई घड़ा मिल गया। लेकिन यदि उसने 5 साल की होती और वह घड़ा बनाना सीख लिया होता, घड़ा चूँकि मिट्टी का होता है और मिट्टी से बनी हुई चीज़ें अधिक समय तक नहीं चलती, कभी गिरकर, कभी ठोकर के कारण, कभी किसी कारण से वह चीज़ें टूट जाती हैं क्योंकि वह कमज़ोर होती हैं। तो इस प्रकार यदि हमें किसी समस्या का समाधान जड़ से करना है तो हमें धीरज के साथ उसके ख़त्म करने के उपाय को सोचना चाहिए, अपनाना चाहिए और फिर उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्कशीट 4 भी पूरी हो चुकी है। वर्कशीट 3 और वर्कशीट 4 के सभी प्रश्न उत्तर आप सभी को समझ आए होंगे।